मेरा आज का जो ये प्रेजेंटेशन देने का उद्देश्य है वो ये है कि हमारे इमोशंस कहाँ से आते हैं। और हम कई बार अपने इमोशंस को लेके काफी परेशान रहते हैं। ये सोचते हैं कि हमें ये नहीं महसूस होना चाहिए, वो नहीं महसूस होना चाहिए, और एक सोसाइटी में कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो कई बार मैंने इन लोगों को इस चीज के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो मैं आज उसी के बारे में बात करना चाह रही थी कि कैसे हमारे इमोशंस कहाँ से जनरेट होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, और कैसे हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं, और कैसे हम अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो हमारे माइंड के जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो यही है कि वो एक आउटडेटेड और इररिलेवेंट सॉफ्टवेयर पे चलता रहता है। वो उस सॉफ्टवेयर पे चलता है जो हमारे बचपन की मेमोरीज से बना होता है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है, कि जीवन के हमारे जो फर्स्ट टू 7 इयर्स होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या अपने परसेप्शंस हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं लाइफ के बारे में। और दूसरा जो पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये है कि वो हमारा जो माइंड है वो हमेशा कंफर्ट चाहता है, प्लेजर चाहता है, और कोई भी अनकंफर्टेबल चीज से वो दूर भागता है, वो उसको वो पसंद नहीं आती है। तीसरा जो चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बायस्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमें कुछ बुरा कहा, तो हम उसकी वो सारी अच्छी बातें भूल जाते हैं, और हमें सिर्फ वो याद रह जाता है कि इस इंसान ने मुझे उस दिन ये बुरा कहा था। उस चीज को हम बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में इमेज बना के उस इंसान को बुरा बना देते हैं, और हमेशा उसके लिए वही एक हमारे दिमाग में परसेप्शन बन जाता है, और अच्छी बातों को हम भूल जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं अपने दिमाग के बारे में कि अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो वो हमारा बहुत अच्छे तरह से हमारे काम में आता है। लेकिन अगर हम उसके कंट्रोल में रहते हैं, यानी कि उसके स्लेव बन जाते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अगर हमारी कोई हैबिट है और हम उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे माइंड को वो फेमिलियर है, हमारे लिए वो बड़ी कंफर्टेबल है कि यही चीज हमको, भाई मेरे को तो 7 बजे ही उठना अच्छा लगता है या 8 बजे ही उठना अच्छा लगता है, तो मैं उस हैबिट से निकल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड को वो अच्छी लग रही है। तो मेरे लिए वो अच्छी है या नहीं है ये इररिलेवेंट हो जाता है, और मैं उसी पैटर्न में पड़ी रह सकती हूँ। तो ये एक काफी बड़ा हमारे माइंड के साथ फ्लॉ है। वो ये नहीं समझता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो ये ज्यादा प्रायोरिटी रखता है कि उसको क्या कंफर्टेबल लग रहा है, उसके लिए क्या फेमिलियर है, क्योंकि उसको लगता है यही पैटर्न सेफ है, यही सेफ्टी की वजह से वो ऐसे रहना चाहता है। और एक जो मैंने कहीं एक किसी प्रेजेंटेशन में सुनी थी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि हमारा माइंड जो है फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए नहीं बना है। इट इज डिजाइन टू रीप्ले द पास्ट। जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं, जो भी पास्ट में उसने सीखा है, उसी को वो रिप्ले करता रहता है, बार बार वही हमारे सामने लाते रहता है। और वो फ्यूचर के बारे में, उस फ्यूचर तो अननोन है उसके लिए, वो जानता ही नहीं कि फ्यूचर क्या है। तो वो बार बार पास्ट को लाता है, और पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को लेकर भी वो हमें वो काफी तंग करता रहता है। और यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से मैं ये शो करना चाहती हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस है, जैसे अभी मैंने बोला कि पहले जीवन के पहले 7 साल में जो हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो हमारे सबकॉन्शियस में सब चीजें पड़ जाती हैं, वही हमारे बिहेवियर को डिफाइन करता है, वही हमारे हैबिट्स को डिफाइन करता है, और वही सारा शो करता है। वही इट इज द शोमैन एंड वी आर जस्ट विटनेसिंग व्हाट इज हैपनिंग टू अस, क्योंकि हमारे पास उसका कंट्रोल तब तक नहीं आ पाता जब तक कि हम उसको कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करते हैं, जब तक कि हम अपने उस बिहेवियर को एनालाइज नहीं करते हैं, तब तक हमारा सबकॉन्शियस हमें अपने हिसाब से धकेलते रहता है। तो और इसी वजह से, इसी बिलीव्स की वजह से हमारी रियलिटी, आज हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो डिफाइन होती है। क्योंकि हमने जो बिलीव्स पाल लिए हैं बचपन में या अपनी ग्रोइंग एज में, वही हमारे थॉट्स डिफाइन करती है, वही थॉट्स हमारे एक्शंस डिफाइन करता है, और उन्हीं एक्शंस की वजह से हमारा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं हम।
तो अब जो हमारा लैंग्वेज है वो क्या समझता है, वो ये समझता है कि वो लैंग्वेज नहीं समझता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा अमिताभ बच्चन, मैंने कहा, तो अमिताभ बच्चन लिखा हुआ नहीं आएगा आपको, उसकी पिक्चर आ जाएगी दिमाग में कि हाँ ये अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई भी इसी तरह की। तो वो उन्हीं पिक्चर्स को समझता है, उन्हीं थॉट्स और उन्हीं इमोशंस और उन्हीं फीलिंग्स को समझता है, वो लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि आई एम सॉरी, लेकिन उसके पीछे कोई भी फीलिंग नहीं थी, कोई भी इमोशन नहीं थी, तो आपका माइंड समझ जाता है कि ये इंसान सिर्फ ऐसे ही कह रहा है, इसके पास इसकी इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है इसके पीछे। तो हमारा माइंड इतना इंटेलिजेंट होता है। इसी तरह से कई लोग जब मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, जैसे अभी डॉक्टर श्वेता ने भी अभी अपने पिछले सेशन में समझाया था, लेकिन बिना फीलिंग्स के, बिना थॉट्स के, अगर हम उस चीज को बिना किसी इमोशन के लिए के साथ जब हम करते हैं, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि हमारे माइंड को तो वो बात समझ में ही नहीं आ रही है कि आप ऐसे ही रोबोटिकली कोई शब्द रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन आपने उसके पीछे की इंटेंशन तो शेयर ही नहीं की है, उसके पीछे का इमोशन आप लेकर नहीं आए हैं। तो जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, वो हमारे माइंड को समझ में नहीं आएगा। तो एनएलपी में एक ये बहुत ही अच्छा मॉडल दिया है हमें, हॉर्स एंड राइडर मॉडल, जिसमें हॉर्स जो है हमारा माइंड है और हम राइडर हैं। तो हमें अगर अपनी लाइफ पे कंट्रोल चाहिए, तो हमें अपने जीवन के घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेनी होगी। हम उसको अगर लगाम दे देंगे तो वो कैसे भी बिहेव करेगा, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। अगर हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से लेके जाना है, तो हमको अपने जीवन की लगाम, अपने दिमाग की लगाम अपने हाथ में लेनी होगी। मेरा ये उद्देश्य इसलिए है ये सब समझाने का, इमोशंस पे जाने से पहले मैं इन चीजों को इसलिए समझा रही हूँ कि वो आए कहाँ से हैं, वो इमोशंस हम ऐसा बिहेव करते क्यों हैं, ये हम समझ लें। तो ये स्लाइड तो सिर्फ यही समझा रही है कि एनएलपी की वजह से हम अपने थॉट्स और इमोशंस को समझ सकते हैं, अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को समझ सकते हैं, और हम कैसे अपने जीवन के लिए क्रिएटर बन सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिविंग लाइक अ विक्टिम ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस। तो ये सब मैं बाद में डील करूंगी, पहले मैं इमोशनल हेल्थ पे आना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस स्लाइड पे हम ज्यादा ध्यान दें कि हमारे जो फीलिंग्स आते हैं, हमारे इमोशंस जो आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्यों दो लोग सेम बिहेवियर के नहीं होते हैं, या सेम सिचुएशन में दो लोग क्यों सेम तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि हमारे पास हमारा एक बहुत सारा डेटा होता है। जब कोई भी इवेंट होता है, उसके बाद हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, जैसे कि टाइम, किस समय वो हमारे साथ हुआ, क्या लैंग्वेज यूज हुई, क्या मेमोरीज हमारे को उससे रिलेटेड है। मान लो मैंने जैसे अभी अभी बोला कि किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरी मदर इन लॉ आती हैं और वो मुझे कुछ कहती हैं, तो मुझे पहले से एक मेमोरी है कि इन्होंने मुझे पहले भी कुछ बुरा कहा था, और वो अब वही मेमोरी को लेके मैं अब इस इवेंट के लिए को लेकर भी कोई अपने दिमाग में कहानी या उधेड़ बुन बुन कर सकती हूँ। तो मैं पहले से ही मेरे दिमाग में एक ओपिनियन है उस चीज को लेके। तो वो जो मेमोरीज हैं, जो हमारे जो ट्रेड्स होते हैं, जो हमने हमारा जो एटीट्यूड होता है, और हमने जो बिलीव भी किया है कि ये जो रिलेशनशिप है ये तो खराब ही है, इसलिए ये हमेशा ऐसा ही मुझे कुछ कहेंगी या बोलेंगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ। तो उसको लेके हम अपने दिमाग में एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं कि ये इवेंट का मतलब ये है, और फिर उसी हिसाब से हमारा स्टेट चेंज हो जाती है, हमारी फिजियोलॉजी चेंज होती है, और हमारा बिहेवियर सामने आता है। तो हम उस बिहेवियर में कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और कुछ बुरा भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि हमने उस इवेंट को क्या मीनिंग दिया, बेस्ड ऑन आवर ओन बिलीव्स, परसेप्शंस एंड आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, व्हाट वी हैव हैड इन द पास्ट। जैसे कि वेद सर का एक वीडियो है बड़ा अच्छा सा, जिसमें वो बोलते हैं कि मान लीजिए दो लोग एक कॉरिडोर में खड़े हैं, और एक इंसान कॉफी पी रहा था और दूसरा इंसान उससे आके टकरा जाता है और उसकी कॉफी गिर जाती है। तो यहाँ मैं ये आप सबसे ये
क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि वो कॉफी क्यों गिर गई। क्या कोई इस बारे में कुछ कहना चाहेगा? क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस। तो वो कॉफी क्यों गिर गई? Hello, Alka, may I interrupt you in between? जी बिल्कुल बिल्कुल। Dr. Shweta or Divanshu ma'am or Hitesh bhai is not able to enter in the session. ओ Please try something. They want to join. Please get them join. सॉरी डॉक्टर श्वेता, मुझे आप बहुत सारे लोग वेट मैंने नहीं, देखा और ही भी में लोग फ्लो में। एक मिनट थोड़ा। और भी लोग वेट कर रहे हैं, वेटिंग रूम में ही है। जी आई थिंक अभी सब लोग आ गए हैं। जी दी, जितने मैं लोगों ने ये मेरे को वाली स्लाइड में यही मेरा क्वेश्चन था कि आप तो जानते ही हैं इसके बारे में, लेकिन मैं चाहूंगी कि कोई और इस बारे में कुछ कहे। कि दो लोग कॉरिडोर में कॉफी पी रहे थे। एक इंसान दूसरे से टकरा गया और जो इंसान कॉफी पी रहा था उसकी कॉफी छलक गई। तो वो कॉफी क्यों छलक गई? क्या कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? मैम प्लीज रिपीट कीजिए, मैं अभी कनेक्ट हुई हूँ तो मैंने सुना सॉरी नहीं। दिव्यांशु जी, मैंने प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मैंने आपको देखा ही नहीं कि आप वेटिंग रूम में हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि दो लोग एक कॉफी पी रहे थे ऑफिस के अपने सॉरी, एक इंसान कॉफी पी रहा था ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ा होके। तो दूसरा इंसान उसके पास से गुजरता है तो उससे टकरा जाता है और कॉफी छलक जाती है। तो वो कॉफी क्यों छलक गई, कॉफी क्यों गिर गई उस कप में से? तो मेरा ये क्वेश्चन था। ओके, मतलब ओवरफ्लो हो गई, बहुत ज्यादा भरी हुई होगी जी इसीलिए ओवरफ्लो हो गई। अगर थोड़ी होती तो मतलब टकराती तो मतलब छलकती नहीं, थोड़ा बहुत हिल जाते, पर जी। छलकती नहीं। मतलब काफी कप ज्यादा भरा हुआ था तो ओब्वियसली ओवरफ्लो हो गया फिर। एम आई जी राइट और रॉन्ग? ये एक पर्सपेक्टिव है, देखते हैं अगर कोई और कुछ और कहना चाहेगा। ओके, The टकरा person, गई। Alka ji, can जी I? हाँ जी, नफीसा जी बोलिए। Yes, the person might be not be careful with his coffee. जी उसने कॉफी पकड़ के राइट कॉरिडोर के एकदम दरवाजे में खड़ा था वो। उसे जी जब जी जी कॉफी हाथ में थी तो उसको कहीं सेफ जगह पे खड़ा रहना था। जी तो हाँ। that is he might not be careful with his coffee when he was drinking. जी आपने भी बिल्कुल सही कहा, दिव्यांशु ने भी बिल्कुल सही कहा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? एक प्रोस्पेक्टिव ये भी हो सकता है कि उसका ध्यान ही नहीं था अपनी कॉपी की तरफ, ट्रांस में था कहीं। चलिए सुनते हैं डॉक्टर श्वेता कैसे इसको समझाएंगी। क्योंकि उन्हें इसका आंसर पता है। उसमें हम कॉफी अपने थी अपने इसलिए कॉफी ही perspective से। निकली। उसमें एक्चुअली कॉफी कप थी। में कॉफी ही थी इसलिए कॉफी ही निकली। इसका उसमें मतलब पानी ये होता तो पानी निकलता। एक्चुअली जो दी ने कहा ना वही बात है कि हमारे जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो दी का मतलब यही है। आंसर सबके सही है, जैसे आपने हाँ दी कहा कि हम केयरफुल नहीं थे, इसीलिए हम अपने जो नेगेटिव बिहेवियर्स थे उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। राइट, हाँ इसीलिए ही निकला। अगर हम केयरफुल होते तो हम अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर अपने एंगर को कंट्रोल कर पाते, लेकिन हम नहीं कर पाते।
क्योंकि हम होते नहीं है वहां पे। थैंक यू अलका दी, थैंक यू सो मच। Really nice. तो बस ये कहने का मतलब यही है कि जो भी इमोशंस हमारे होते हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हमें किसी पे नाराजगी है, किसी से चिढ़ रहे हैं, कुछ भी है, वो हमारे अंदर है पहले, बाद में वो बाहर छलकता है। तो हम ये हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा बिहेवियर अच्छा हो, और हम कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने ही थॉट्स और बिलीव्स पे ही काम करना होगा, जिससे कि हमारे इमोशंस अच्छे आए, हमारी फीलिंग्स अच्छे आए, और उससे रिलेटेड फिर हमारे एक्शंस अच्छे आए। तो जैसे कि अगर हम किसी इंसान के प्रति पहले से ही नाराज हैं, और वही फीलिंग के साथ हम उसके साथ मीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पहले से ही अपने अंदर वो सब लेके जा रहे हैं, वो सब हमारे अंदर पहले से ही है। जब उसको हमें बदलना होगा, अगर हमें अपना व्यवहार बदलना है, तो पहले हमें अपने अंदर उसको बदलना होगा, उन थॉट्स को, उस फीलिंग्स को बदलना होगा, तभी हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। तो उससे हमारी पूरी लाइफ की क्वालिटी चेंज हो जाती है। My heart was not that. My heart was not believing that I need to go inside like that. This was the okay. सरिता जी, आप प्लीज म्यूट कर सकते हैं? थैंक यू। तो हमारे अंदर बहुत सारे बिलीव्स होते हैं जो कि हमें या तो एम्पावर कर सकते हैं, डिसएम्पावर कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, एक उदाहरण के तौर पे। तो ये जो बिलीफ है ये हमें एम्पावर तो नहीं करेगा कभी भी, तो इसको हमें चेंज करना होगा। तो हमारा जो इनर क्रिटिक है वो तो हमेशा पावरफुल होता है, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिविटी बाइस्ड है, तो वो हमेशा नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के ज्यादा जोर रखता है। क्योंकि वो जरूरी था, हम जब जंगल में रहते थे तो हमारे लिए जो भी नेगेटिव चीजें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी सरवाइव करने के लिए। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमको शेर दिखा था, तो हम उस बात को पकड़ के बैठे रहेंगे कि भाई उधर नहीं जाना, वहां पे शेर है, वहां जाएंगे तो उसका खाना बन जाएंगे। तो इसलिए हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे की गई थी कि नेगेटिव चीजों को या फियर बेस्ड चीजों को वो पकड़ के रखे। लेकिन आज के हमारी मॉडर्न लाइफ में वो कभी कभी हमारे लिए काम नहीं करता है। अब हमारी लाइफ इतनी ज्यादा एक तरह से बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि हमें सब कुछ उपलब्ध है, तो हमें जंगल में जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब क्या है, हम ज्यादातर अपने इमोशंस के साथ ही खेल रहे हैं और उन्हीं में उलझ रहे हैं। तो इसी वजह से जो ये नेगेटिव बायस था हमारे माइंड का, अब हमारे काम में नहीं आता, हमारे उल्टा वो अगेंस्ट काम करने लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि ये कारण हो सकता है कि हम आजकल अपने इमोशंस के साथ इतने उलझ रहे हैं, और सब लोग इतने सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के साथ आजकल दिखाई पड़ते हैं। तो हम कैसे यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर सकते हैं? अपने हमारे दिमाग में कोई थॉट आया और उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, उसको हम एम्पावरिंग थॉट कैसे बना सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे कि उदाहरण लिया, ये जो एक कहावत हम सुनते आते हैं कि जब भी कोई लाइफ आपको लेमन दे तो उसका लेमनेड बना दीजिए। तो मैंने एक छोटा सा गेम बच्चों के साथ भी खेला। उनको लेमन रियल में फेंक के दिया और उनसे कहा कि अभी इसको पकड़ के रखो और अब इसका लेमनेड बनाओ। तो क्या हुआ, एक गैप क्रिएट हो गया कि आपको एक थॉट आया, उस पे उसी समय रिएक्ट करने की बजाय उस थॉट को पहले आप डाइसेक्ट कर लीजिए। पहले आप उसको एक काट के, उसको निचोड़ के, उसमें नींबू नमक, चीनी नमक डाल के जैसे आप लेमनेड बनाएंगे, उतना आपने गैप क्रिएट किया। ऐसे ही अपने थॉट के साथ बैठिए कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी क्या है। तो उसके साथ बैठिए, फिर उसको चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपका, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ था, इसके पीछे की आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपने हो सकता है कोई चीज ट्राई की हो और आप फेल हो गए हो, और तब आपने ये मान लिया कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो आप उस पे जाइए, उस मेमोरी पे जाइए और सोचिए कि वो तो सिर्फ एक ही बार था कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं फेल हुई, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। तो हम उसकी जगह एक एम्पावरिंग थॉट ला सकते हैं कि मेरे अपने स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे अपने टैलेंट्स हैं,
तो इस तरह से हम बहुत सारे डिसएम्पावरिंग थॉट्स को एम्पावरिंग बना सकते हैं। जैसे कि यू हैव टू बी लकी टू बी सक्सेसफुल, उसकी जगह लक फेवर्स दोज हु टेक एक्शंस। कोई भी हम ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा बिलीफ जो हमें सोसाइटी से भी मिला होगा, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि नहीं, इसके पीछे जो मेरी कंडीशनिंग हुई है उसे मैं चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मुझे इसको मानना इतना जरूरी नहीं है। तो अब हम जैसे फिर से मैं इसी बात को दोहराना चाहूंगी कि जो भी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें, पूछें कि कहाँ से ये क्यों है, वाई दे आर देयर, और इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है, मैं कहाँ स्टक फील कर रहा हूँ, और मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गई या पहुंच गया। ये हाउ डिड आई रीच देयर, हाउ डिड आई रीच टू दिस कंक्लूजन दैट आई एम नॉट गुड इनफ, and how I can change this belief, how I can make it better for myself instead of buying into this belief, identifying with it, with this notion that I'm not good enough, how I can overcome this limiting belief so I can reframe it, you know, जैसे कि मैंने अभी बोला कि I can reframe it कि I have my own strength। हो सकता है कि मेरे अंदर ये इस बात की स्ट्रेंथ नहीं हो, लेकिन मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, मैं इसको ज्यादा बढ़ा सकती हूँ या बढ़ा सकता हूँ। मैं उस बिलीफ को चैलेंज कर सकती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे अपने चैलेंजेस रहे हैं लाइफ में, लेकिन मैं आगे बढ़ के आई हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, तो मैं कुछ चीजों में बहुत अच्छी हूँ और उसी चीज को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ बाय टेकिंग कंसिस्टेंट एक्शंस। कैसे मैं एक्शंस लूँ लाइफ में और आगे बढ़ूं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नो नो आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई कैन नेवर बी सक्सेसफुल, लक ओनली लकी पीपल कैन बी सक्सेसफुल। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ जब मैं उन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उनको ओवरकम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ब्रूस ली ने भी जैसे कहा था कि अगर हम इमोशनल रिएक्शन करेंगे हर चीज को लेके, जो भी कोई हमें कुछ कह रहा है, चाहे वो हमारा अंदर का इनर क्रिटिक ही क्यों ना हो, ये नहीं कि बाहर के लोग, अक्सर हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम ही अपने आप को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और पुल बैक करते हैं कि हमें दुश्मनों की जरूरत तो है ही नहीं। हम ही अपने आप के लिए बहुत हैं। तो हमें अपने आप को ही ऑब्जर्व करना होगा, वहां पे लॉजिक लाना होगा, सोचना होगा कि हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं बाय ओवरकमिंग दिस लिमिटिंग बिलीव्स। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप करके आप लोगों के साथ पूछना चाहूंगी कि प्रेजेंटेशन में आपको क्या अच्छा लगा और क्या समझ में आया। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछिए, फिर हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। जी डॉक्टर श्वेता। मुझे सबसे अच्छा ये लगा, लेमन से लेमनेड बना लीजिए, फर्स्ट थिंग। तो मुझे बहुत मतलब अच्छी बात लगी कि हम लोग जो तुरंत लेमन आते हैं रिएक्शन पे जाते हैं, नहीं, उसको पहले काटो, निचोड़ो, चीनी डालो और उसका एक टेस्टी चीज बनाओ। मतलब कि जो भी सिचुएशन है जी उससे एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आप उसके साथ आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ विद योर सॉल्यूशन। और सेकंड जो अभी आपने कहा लास्ट में, जो ब्रूसली के कोट के साथ आपने कहा कि हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं, हम खुद के लिए खुद ही काफी हैं, ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये मुझे शायद हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमारे मन के लिए ना अदर्स क्या बोलते हैं डजेंट मैटर। बाहर की दुनिया कहती है कि श्वेता तुम नहीं कर सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। राइट, तो ये दो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहेगी? जी दी, जो दोनों चीजें मुझे अच्छी लगी तो दी ने पहले बोल दिया, मैं बोलने वाला था वही। अच्छा। लेकिन वैसे आपने बहुत अच्छे से सारा वो डिस्क्राइब किया है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ब्रूस ली वाला तो सच में वो रिस्पॉन्ड का और हमारे सिलेक्शन का ही डिपेंड करता है। जी वो अब हमेशा याद रहेगा कि हमें चूज करना है। अभी तक तो पढ़ता था, थ्योरी में देखा था या लिखा हुआ देखा है कि चूज करना है, लेकिन एक सामने एग्जांपल आ गया कि ब्रूस ली ने बोला है कि वी हैव टू चूज, ना गो फॉर
choose your option. Thank you दी, thank you very much. थैंक यू सो मच। एक आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि कभी भी किसी एक हार को परमानेंटली मान लेना चाहिए। कभी भी मैं तो हमेशा इसके लिए मानती हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने भी हर बॉल पे छक्का नहीं लगाया और हर मैच में ही सेंचुरी हाफ सेंचुरी नहीं बनाया, लेकिन उसने कभी अपने आप को उस बात से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। और कई बार आम इंसान लाइफ में एक बहुत सारी सक्सेस भूल जाता है और किसी एक पार्ट को लेके बहुत लंबा उसको चलता है। एंड दिस इज रियली कि अगर उसको भूल जाए कि चलो हो गया एक बार, वो मेरा वक्त नहीं था, टेम्पररी था, बीत गया, अब आगे बढ़ो, आगे शायद जीत ही जीत लिखी हुई है। जी, तो इट्स रियली वेरी गुड, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी एक दूसरी प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगी जहाँ पे जी ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे जो कप का एग्जांपल दिया कि उसमें जो भरा हुआ है वो चलकेगा कि वही निकलेगा, वो भी एक अच्छा एग्जांपल था। हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही बाहर आएगा, वही बाहर आएगा जी। वेद सर से सीखा है ये। दी, इसमें एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा जी, इफ यू परमिट मी। बिल्कुल बिल्कुल जी। 1997 में मैं भोपाल गया था आर्मी के लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम देने के। इंटरव्यू था मेरा 5 डेज। तो हम 43 के बैच में से सिर्फ ओनली 1 फेलो वाज रिक्रूटेड एज ए लेफ्टिनेंट, और हम रिजेक्शन में थे। तो जब जाहिर है कि जो रिजेक्ट होता है उसको थोड़ा मायूसी तो होती है। जी जी। तो हम निकल रहे थे, जहां से निकल रहे थे जिस गेट से, उस गेट के सामने दीवार पे एक अमिताभ बच्चन का पोर्ट्रेट लगा हुआ था स्टैंडिंग, अच्छा। फुल मतलब एडम्स हाइट का। तो उस पे लिखा हुआ था, मेरी तरफ देखो, मैं भी कभी यहाँ पर इंटरव्यू देने आया था, मायूस नहीं होना, नाउ सी माई हाइट्स। बहुत अच्छा उदाहरण है ये तो। तो शायद जो हम में बच्चे से निकल कभी रहे थे किसी वहां ने से, ये उनमें मैं भी था। सुना नहीं होगा और पढ़ा नहीं होगा। बहुत ही। तो उससे मतलब आज भी मेरे जहन में वो रहता है कि अगर एक अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो गया तो नेक्स्ट यू विल गेट इन। जी जी। थैंक यू दी, थैंक यू वेरी मच। मैं दूसरी प्रेजेंटेशन करना चाह रही हूँ। ये आज मुझे मेरा लैपटॉप बहुत तंग कर रहा है। जो पर्पस है वो सोल हो रहा है ना दी, तंग जी। क्या फर्क पड़ता है, जो पर्पस है वो सोल हो रहा है हमारा। ये इमोशनल हेल्थ श्वेता का दीदी खोलना है मुझे क्या एग्री आपको? करें। जी जी हाँ, वही खोलना चाह रही आप थी एक मैं। काम करिए, आप मुझे सिर्फ शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दीजिए, मल्टीपल अच्छा ठीक है। पार्टिसिपेंट का मैं खोल के दे रही हूँ आपको। जी। यहाँ भी एक बात सीखने दिस वन वाली दी। है दीदी से। हाँ ये भी है, और एक वो इट्स ओके टू क्राई वाला, देखो, ये हाँ, पहले ये कर लेते हैं, राइट। फिर आपने ये खोल अच्छा, दिया है ठीक तो। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये माइंडफुलनेस के ऊपर बेस्ड है ये प्रेजेंटेशन। कि जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत बार मॉडर्न लाइफ में हम ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, ग्लोरीफाई किया जाता है कि हैप्पी रहो हैप्पी रहो, और हैप्पीनेस की तलाश में हम सब लोग ही बड़े दुखी और परेशान हैं। उल्टा ही हो रहा है कि हैप्पीनेस के लिए। तो ये एक बात समझने की है, और ये मुझे लगता है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बहुत अच्छे से समझाई गई है, गीता में भी बहुत अच्छे से समझाई गई है कि हर एक इमोशन का जो रोल है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड दीदी। तो हर एक जो इमोशन है, चाहे वो सैडनेस है, चाहे वो ग्रीफ है, चाहे वो फियर है, उसका एक रोल होता है हमारी लाइफ में। और तभी हम बहुत सारी चीजों की डेप्थ पे जा पाते हैं। जब हम बहुत सैडनेस फील कर पाते हैं तो हम उतना ही जॉय को भी महसूस कर पाते हैं। मतलब
वो ये ना पीक्स एंड वैलीज वाला जो एक उदाहरण कह सकते हैं, या डे एंड नाइट वाला कह सकते हैं, कि सुबह नहीं होगी तो रात नहीं होगी, रात नहीं होगी तो सुबह नहीं होगी। तो हर एक इमोशन पे हमें ये सोचना चाहिए कि इसका भी कोई रोल हमारी लाइफ में है, उससे भागना नहीं चाहिए। तो माइंडफुलनेस की मदद से हम सेल्फ इंक्वायरी के उस पे आ सकते हैं, कि हम ये सोच सकते हैं कि कौन सी कहानी है इस इमोशन के पीछे, जो ये इमोशन मुझे आ रहा है, जो इतनी सैडनेस मुझे आ रही है, या इतनी जेलसी भी आ रही है, या कुछ भी आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रही है, कौन सी स्टोरी है इसके पीछे, कहाँ से ये इमोशन जनरेट हो रहा है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस पे तब हम आ सकते हैं कि इस इमोशन को मुझे सप्रेस नहीं करना है, इसको समझना है, इसको भी मुझे उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितने मैं अपने अच्छे इमोशंस को देने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। और बिना इसको दबाए हुए इसको एक्सेप्ट करूं कि हाँ, इस पल में मैं थोड़ा सैड फील कर रही हूँ, इस पल में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। तो उसको एक्सेप्ट करने से वो उस इमोशन की हमारे ऊपर ताकत नहीं रहती है। उसको हम अगर हम सप्रेस करते हैं, वही बोलते हैं ना, जो हम रेजिस्ट करेंगे वो परसिस्ट करेगा, उसकी ताकत बनी रहेगी। तो हम उसको रेजिस्ट ना करें और उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, इस पल में मेरा यही इमोशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से, जो भी मेरी लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है, तो मैं ये महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जैसे कि अभी हमने वो लेमनेड वाले उदाहरण में देखा कि रिएक्ट, लेमन को किसी ने हम पे फेंका और हम वापस लेमन फेंक देंगे तो हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ लें और सामने वाले के बारे में भी सोचें कि इसने ये क्यों किया, इसने हमें ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे इस इंसान की क्या कहानी चल रही है, तो हम रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और हमारी लाइफ में जो इमोशनल इतना टर्मोइल चलता रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो पेन जो है वो कम हो जाएगा। सामने के वाले के प्रति भी थोड़ा सा हम सोचे कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, और उसको भी थोड़ा सा विद फीलिंग ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड के साथ उसको थोड़ा सा हम हैंडल करें उस सिचुएशन को। तो मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर श्वेता भी हमेशा बोलते हैं कि लव जो है वो एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इंस्टेड ऑफ हेट, इंस्टेड ऑफ एंगर, इंस्टेड ऑफ बिटरनेस टुवर्ड्स अदर्स, अगर हम थोड़ा सा लव एंड ग्रेटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो हमारे अंदर का इमोशनल पेन बहुत कम हो सकता है। क्योंकि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम एक जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में हमेशा ही हमें ये समझाया गया है कि एक दृष्टा भाव रखो, साक्षी भाव रखो, एक उससे डिटैच होके उन चीजों को देखो कि ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, कि मैं तो सिर्फ इसका एक कंटेनर हूं, इस थॉट का, इस फीलिंग का। पर या फिर मैं एक अवेयरनेस लेके आऊं और मैं सोचूं कि ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। हमें स्पिरिचुअलिटी में तो काफी सिखाया जाता है कि अपने आप को उन थॉट्स से मत बांधो, यू आर मच ग्रेटर देन दैट, यू आर पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स। अहम ब्रह्मास्मि जैसे हमें सिखाया जाता है, तो हम ब्रह्म का हिस्सा हैं, और उसी स्पेस में हम उस थॉट को, उस फीलिंग को लाएं और समझें कि ये थॉट्स हैं, ये फैक्ट नहीं है। जो मुझे महसूस हो रहा है इस इंसान के प्रति या अपने लिए, वो सिर्फ एक थॉट है, वो फैक्ट नहीं है। मैं फेलियर सिर्फ अभी एक मेरा थॉट है, वो एक फैक्ट नहीं है। आई कैन मूव अहेड ऑफ दिस फेलियर एंड आई अगर मैंने उसी को बांध के पकड़ के बैठ गई कि मैंने तो फेल हो गया, मेरी लाइफ तो बस बर्बाद है, तो डेफिनेटली आई एम अ फेलियर। बट अगर मैंने समझ लिया कि ये सिर्फ एक थॉट है, ये फैक्ट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो फीलिंग क्या है, फीलिंग और इमोशंस के बीच में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो फीलिंग और इमोशन क्या है? इमोशन का जो एक्सपीरियंस होता है, इमोशन की वजह से हम जो महसूस करते हैं उसको फीलिंग कहते हैं, है ना। तो थॉट्स उन शब्दों को जब हम उस इमोशन को जब हम शब्दों में डाल देते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस समय, वो फीलिंग होती है। बट उसके पीछे की जो कहानी है वो इमोशन ही है। जैसे मान लो मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैंने ये कहा कि
अरे आज मेरी प्रेजेंटेशन है पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे जाएगी और मैं कहीं मैसअप ना कर दूं। तो मैंने उसको शब्दों में डाल दिया और वो अपनी फीलिंग को मैंने बताया। उस इमोशन की जो मेरे को फीलिंग आई थी वो मैंने शब्दों में बता दी। बस यही मेरे हिसाब से तो यही फर्क है इन दोनों में। आप में से कोई इस बारे में कुछ कहना चाहेगा? फीलिंग और इमोशन के बारे में आप में से कोई कुछ? मैडम मैं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल। थैंक यू आपके इस पार्ट में मुझे हिस्सा बनाने की। जहाँ तक मैं इसको सीख रहा था, यानी मैं अभी रिसेंटली एक वेबिनार में था थोड़े दिन पहले ही, तो वो इमोशन हेल्थ पे ही बात कर रहे थे। जी तो उन्होंने भी यही साइकोलॉजी से चीज निकाली थी कि कैसे आपके अंदर ये इमोशंस ट्रिगर आते हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने फीलिंग के पहले थॉट्स के बारे में बताया कि आपके अंदर एक थॉट्स आया, फिर फीलिंग जनरेट हुई, फिर उसके साथ इमोशंस ट्रिगर हुए, फिर वो जाके आपके जो रिजल्ट क्रिएट करके आता है। मैं उसके लिए एक, जैसे मैं कई दिनों से इसके बारे में सोच रहा था, और कोइंसिडेंस आप भी आ गए और थोड़े दिन पहले वो भी आ गए मेरी लाइफ में। तो वहाँ पे यही चीज एक चेन बन के आ रही थी कि कैसे हमारी लाइफ में रिजल्ट क्रिएट करता है। कि सबसे पहले थॉट आया, थॉट से आया फीलिंग, फीलिंग से जनरेट हुआ इमोशंस, इमोशन से जनरेट हुआ हैबिट, बिहेवियर, और वही से हमने एक्शन लिया, और एक्शन से हमारी लाइफ में रिजल्ट आया। ये चेन बन जाती है बार बार बार। बस इतना मुझे पता है इसके बारे में। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी, बिल्कुल यही एक चेन रिएक्शन की तरह बार बार हमारी लाइफ में रिपीट होता रहता है। जब तक कि हम इनको समझते नहीं है, जब तक कि हम एक डिटैचमेंट की हम कोशिश नहीं करते, एक दूर से उनको ऑब्जर्व नहीं करते, एक कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, तब तक इमोशंस हमारे लाइफ को रन करते रहते हैं और हम समझ नहीं पाते और काफी समय हमारा इसी उधेड़-बुन में निकल जाता है। राइट, ट्रू, थैंक यू सो मच। तो थॉट्स और जो इमोशंस, जैसे अभी आपने भी कहा कि वो दोनों ही एक ही इक्वेशन का हिस्सा है। थॉट्स इक्वल्स टू इमोशंस, इमोशंस इक्वल्स टू थॉट्स। दोनों ही बराबर का रोल प्ले करते हैं और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। इसमें तो शायद कोई दो राय ही नहीं है। तो और वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो माइंड है उसका क्या काम है, वो हमें सेफ रखने का उसका काम है। जब हम जंगल में जी रहे थे, ट्राइब में जी रहे थे, तो हमें हर एक अपनी सराउंडिंग से सीखना जरूरी था कि ये जो पेड़ उग रहा है ये जहरीला तो नहीं है, ये जो जगह हम जा रहे हैं यहाँ पे कोई प्रिडेटर तो नहीं है। तो हमारे माइंड को हमें सेफ रखने का बहुत अच्छा सा काम दिया गया है। इसीलिए वो जो भी हमारी सेंसेस से आ रहा है उसको उसका मीनिंग क्रिएट करता है। ये तुम्हारे लिए सेफ है, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या होती है आजकल हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में, वो कई बार जो माइंड हमारा जो मीनिंग जनरेट करता है वो सच्चाई से कोसों दूर होता है। क्योंकि हम अपने बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं, अपना हमारा बैगेज है पूरा और उसी पे बेस हमारा चल रहा है, जो भी हमारे माइंड ने मीनिंग क्रिएट किया और हम वही सच मान के बैठ जाते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा माइंड तो हमें सेफ रखने के लिए कर रहा है, बट यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है हमारी लाइफ के साथ। जो उसने हमें सेफ रखने के लिए कोशिश की वो उल्टा ही हो रहा है। हम उल्टा डिस्करेज फील करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स फील करते हैं, डिसएम्पावर्ड फील करते हैं। और जब तक कि हम इन चीजों को समझते नहीं, जब हम समझने लगते हैं तो हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में होने लगती है और हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से फिर जी पाते हैं। तो जैसे कि मूड्स और फीलिंग्स के बारे में फिर से बात की जाए तो फिर से वही बात आ जाती है कि ये एक चश्मे की तरह है जिसको हम दुनिया को देख रहे हैं कि क्या फीलिंग हो रही है, क्या मूड है, उसी के हिसाब से हम अपनी लाइफ को जीते चले जाते हैं और अपने जीवन में या तो हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। इस टोटली डिपेंड्स ऑन इट। तो माइंडफुलनेस
कैसे हमारे को हेल्प करती है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस इज जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग एंड नॉट गिविंग मीनिंग टू इट। जहां हमने मीनिंग देना शुरू किया, यानी कि हम ऑब्जर्व ना बन के हम उसमें क्रिएटर बन गए, फिर तो हमने उसमें अपना शुरू कर देंगे ना, हम लोग अपने हिसाब से एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे, रैशनल्स लगाना शुरू कर देंगे। तो माइंडफुलनेस क्या कर सकते हो आप? माइंडफुलनेस कैसे ला सकते हो? ज्यादा से ज्यादा अपने नाउ मोमेंट में रह के, ज्यादा से ज्यादा जब भी कोई काम कर रहे हैं उसी पे अपने थॉट्स और फीलिंग्स लेकर आए। जैसे खाना भी खा रहे हैं तो टीवी देखकर, फोन देखकर अगर आप लोग खाना खा रहे हैं तो वही आपकी हैबिट बनती चली जाएगी, आपके अंदर माइंडफुलनेस की कमी होती चली जाएगी। तो जितने भी आपकी डेली लाइफ की चीजें हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा एक ही काम करिए, मल्टीटास्किंग ना करिए। डॉक्टर श्वेता भी ये बार बार समझाते हैं कि एक काम करिए और उसी पे पूरा ध्यान लगाइए। तो माइंडफुलनेस के लिए हमें अलग से जाके कोर्स करने की जरूरत नहीं है, अपने डेली लाइफ में ही उसको लेकर आइए, हर काम में माइंडफुलनेस लेकर आइए। और जो लोग माइंडफुलनेस करते हैं तो वो समझ पाते हैं कि माइंड जो है वो अपना काम कर रहा है, जैसे कि हमारी आंख देखने का काम करती है, नोज स्मेल करने का काम करती है, माइंड भी अपना काम कर रहा है। और अभी देखिए, मुझे ये कल मेरी एक डायरी मिली, इसमें मैंने पता नहीं 2-3 साल पहले ये लिखा था, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। माइंड सेज थिंग्स इट हैज नो बिजनेस टू से। if mind is beautiful, life is beautiful. I don't know where when I wrote it, I don't have a date on it. तो इसमें मेरे को ये मेरी उलझन चलती रहती थी उस समय कि मेरा माइंड मुझे ये कह रहा है आई नीड टू डू मोर स्टफ, आई नीड टू डू मोर योगा, मोर मेडिटेशन एक्सेट्रा। तो मेरा माइंड जो है इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ कमोशन इन माई लाइफ and I don't need to believe everything what it says. So this is what I have written on my diary, I think around 2 years back. So this is an ongoing process. तो अभी भी मैं सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर बन गई हूँ माइंडफुलनेस की, अभी भी मैं सीख रही हूँ। लेकिन ये चीजें मैंने अब जब अपने लाइफ में अप्लाई करनी शुरू की तो उससे मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। जो मैं भागती रहती थी, जब मैं मुझे लगता रहता था अरे मैं ये नहीं कर रही हूँ, वो नहीं कर रही हूँ, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो जीवन में एक ठहराव आने लगा। तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा समझ में आया है कि जितना जब हम माइंडफुलनेस करते हैं, जितना हम नाउ मोमेंट में रहते हैं, उतना ही हम रियलाइज करते हैं कि हर चीज जो हमारे दिमाग में आ रही है उसे हमें बिलीव करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आवर माइंड सेज which is not necessarily true and does not necessarily apply to us. Thank you so much. Thank you, Dr. Shweta, for sharing the PPT. My pleasure, Di. It's all my pleasure. Thank you, Di. बहुत beautiful presentation in brief. कहते हैं ना, short and crisp. Beautifully explain each and everything. I think you have covered everything in your this presentation. Thank you, Thank Di. you. Love Thank you. you so much. Thank you for coming and listening. अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई भी डिस्कशन या कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज। हितेश जी, आप कुछ कहेंगे? आपका ओपिनियन तो हमेशा ही बहुत मैं जैसे आपने बताया कि इमोशंस और फीलिंग्स, तो उसके बारे में थोड़ा ही ऐड करना चाहता हूँ। जी। आप जिन्होंने जो भी बोला वो परफेक्ट है, पर मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि फीलिंग्स क्या होती है और इमोशंस क्या होते हैं। तो हम लोग जनरल लाइफ में क्या करते हैं, पब्लिक जनरली ऐसा इमोशन को फीलिंग समझते हैं, फीलिंग्स को इमोशन समझते हैं, उनको डिफरेंस पता नहीं होता है कि इमोशंस क्या है और ये क्या है। जैसे माइंड और ब्रेन के बारे में बोलते हैं, ऐसा हाथ लगा के बोलते मेरे माइंड में कार है, वहाँ पे ब्रेन है, वो माइंड नहीं है, माइंड अलग चीज है। तो वैसे भी फीलिंग्स अलग चीज है और इमोशंस कुछ अलग चीज है। अभी फीलिंग्स का मतलब होता है कि जिसे हम फील कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल। फीलिंग्स ऐसा होता है कि हम जिससे फील करते हैं, जैसे कोई थॉट्स हमारे दिमाग में आया और उसको हमने फील किया, तो वो फीलिंग्स होती है। और इमोशंस बाहर आते हैं। फीलिंग्स है वो इंटरनल है हम्म। और इमोशंस है वो एक्सटर्नल है।
एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कुछ बुरा भला कह दिया तो आपको हर्ट हुआ, तो आपने वो हर्ट जो थी ना वो फील किया आपने आपके हार्ट में, बराबर है, पर वो दिखता नहीं है, पर आपकी आंखों से आंसू निकल गए, वो आपके इमोशन से, बराबर। जी अगर मैंने आपको अप्रिशिएट किया तो आपको दिल को अच्छा लगा, वो दिखा नहीं, पर आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई, वो इमोशन से। तो इमोशन से वो बॉडी के लेवल पे आते हैं, जो बाहर एक्सप्लेन हमको दिखता है, पर फीलिंग्स दिखती नहीं है, पर वो इंटरनल होती है। बस इतना ही ऐड करना था, थैंक यू। अलका दी, मैं भी भाई के साथ हूँ। मैंने भी जो पढ़ा है वो यही पढ़ा था कि मतलब 100% एकदम एग्री करती हूँ भाई से कि क्या होता है ना, एक्चुअली ये पाथवे कैसे है, बिलीफ्स जो हमारे हैं उससे थॉट्स जनरेट होता है, थॉट से फिर फीलिंग्स जनरेट होती है, फीलिंग से क्या होता है, इमोशंस क्रिएट होता है, इमोशंस के अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर या जो भी एक्शन लेते हैं उसके बाद रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इफ वी आर गेटिंग नेगेटिव रिजल्ट्स और बैड रिजल्ट्स जो हम नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो हमें कहाँ रूट लेवल पे कम करना है, काम करना है, बिलीफ्स पे करना है। बट सीक्वेंस यही है, मेरी मतलब मैंने भी जो सीखा है वो यही है, बिलीफ से थॉट्स, थॉट्स से फीलिंग्स, फीलिंग्स से इमोशंस, इमोशंस से फिर हम एक्शंस, और जो एक्शंस लेते हैं उसके रिजल्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं। और जो भाई ने एग्जांपल दिया यही कि फीलिंग्स को हम देख नहीं सकते, और इमोशंस दिख के आता है इन द फॉर्म ऑफ स्माइल और इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, एनी फॉर्म। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू Thank you. सो मच फॉर शेयरिंग। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल। सो दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि समटाइम्स हमारे को अंदर से लगता है ओ अभी आई एम नॉट गुड इनफ, और कई बार हम अपने आप के लिए ये सोचते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद दूसरे इंसान के एक्शंस हमें ये जता रहे हैं, ओ आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो। सो और ऐसे ही बहुत सारे और थॉट्स भी होते हैं। तो लाइक ये हमारा बिलीफ कहीं बार बहुत सालों से बन जाता है, और जैसे आपने कहा कि वी हैव टू चेंज अ थॉट प्रोसेस, नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी और भी स्ट्रेंथ्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम वो उस समय शायद सोच ले, बट क्या होता है फिर थोड़ी देर बाद हम उसी अपने ओल्ड पैटर्न पे आ जाते हैं, ओ आई एम नॉट गुड एट दिस, ओ मैंने ये नहीं किया, या अपने आपको गिल्ट कॉन्शियस फील करने लगते हैं, या लगता है कि वी आर नॉट वर्थ, आई एम नॉट वर्थ इट। तो ऐसे में डेली प्रैक्टिसेस में कैन यू टेल अस 3 to 4 steps, you know, which we can always remind ourselves, okay, नहीं, मुझे अपना thought pattern change करना है, no, I have to think this way. So is there 3 or 4 steps? यस। तो पहली चीज जो मैंने अपने साथ की, मैंने हमेशा अपने आसपास पोस्ट इट लगाने शुरू कर दिए थे। तो मैं क्या करती थी, जगह जगह रिमाइंडर लगा देती थी, माइंड योर थॉट्स, माइंड योर ब्रेथ, ये मैंने उस पर लिख दिया कई जगह। तो जैसे ही मेरे पास ऐसे कुछ थॉट आता था तो मुझे वो पोस्ट इट दिखाई देता था, एंड आई यूज टू ब्रीथ डीपली इनटू दैट थॉट कि ये मुझे थॉट आया, एंड मैंने उसको डिनाई नहीं किया कि ये मुझे थॉट आना नहीं चाहिए, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए। तो मैं उसको अलाउ करती थी कि हाँ ये मुझे थॉट, मैं अभी भी उस प्रोसेस को ही फॉलो करती हूँ। तो आई जस्ट अलाउ दैट थॉट टू कम, एंड देन आई सेड कि अच्छा इस समय मुझे ये फील हो रहा है, एंड इट्स ओके टू फील लाइक दैट। तो उससे क्या होता है, उस थॉट की पावर कम हो जाती है, और उसका जो वो धीरे धीरे फिजल आउट हो जाता है। लेकिन जब हम उनको डिनाई करते हैं ना, नहीं नहीं मुझे ये नहीं फील करना चाहिए, या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या फिर हम उसके ऊपर और नमक मिर्च डाल के अरे मुझे तो भाई ऐसा फील हो रहा है और मैं अभी तक इस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो और ज्यादा ही उसके न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वॉट एवर यू आर फीलिंग, ये सोचो पहले, इट्स ओके टू फील लाइक दैट, don't fight with that feeling or emotion, then sit with it for few seconds, allow it to pass, then slowly you will feel कि ये धीरे धीरे तुम्हारे को इतना ट्रबल नहीं करेंगे। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है बट बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है। तो रिमाइंड करते रहो अपने को, ये मत सोचो। और ये प्रोसेस है, हो सकता है किसी को 2 महीने लगे, किसी को 4 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे, लेकिन रिजल्ट्स आते ही आते हैं। मैं खुद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। तो अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ एंड डोंट डिनाई दैट फीलिंग कि मुझे ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारी फीलिंग्स होती है वो गाइड की तरह होती हैं। जैसे मान लो
अगर हमने कोयला टच किया और हमारा हाथ जल गया, तो मुझे उस कोयले से डर लगना ही चाहिए ना, वरना मैं वापस उसको टच करती रहूंगी। तो वो फियर जो है उसका एक रोल था, इसीलिए हमें ये सारे इमोशंस दिए गए हैं। तो उस मोमेंट में जो तुम फील कर रहे हो, उसको डिनाई ना करके उसको एक्सेप्ट कर लो। ये तो मानना ही पड़ेगा कि अगर तुम्हें ये फीलिंग हो रही है कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो तुम्हारे अंदर से ही आ रही है, वो सामने वाले के कहने से सिर्फ थोड़ा सा हिल डुल गई है और छलक रही है, अब बाहर है तो अंदर ही कहीं। तो उसको भी तुम्हें टटोलना होगा कि ऐसा मुझे पहले सबसे पहली बार कब महसूस हुआ था, ये पैटर्न मेरे कहाँ से आ रहे हैं, ये फीलिंग्स कहाँ से जनरेट हो रही है। तो धीरे धीरे ये जब हमें ये अवेयरनेस आने लगती है, और ये काम हमारा खुद का होता है, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। आप कुछ मैं ऐड यहाँ करना पे चाहेंगी डॉक्टर श्वेता इसमें? दी एक ही चीज ऐड करना चाहूंगी शेफाली जी आपके लिए, कि जब हमारे मन में ये बात आ जाती है ना, आई एम नॉट गुड इनफ, तो ये हमसे मतलब सबसे बड़ा वर्स्ट एनिमी हमारा हो जाता है। तो इसको सबसे एक इजी टास्क दी का जो आप दी ने आपको सिखाया, इसको जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इजी है करना। बस दी के साथ एक चीज ऐड करती हूँ, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, खुद से प्यार करना शुरू करिए। उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको सिखाती हूँ। आप एक काम करिए, जब आप रात में सोने जाती हैं, सोने से पहले जब हल्की थोड़ी नींद आने लगती है, मिरर के सामने जाइए और मिरर में जो इंसान आपको दिखता है उसको कहिए आई लव यू। और इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि आपने मेरा हमेशा साथ दिया है। जब किसी ने मुझे नहीं अंडरस्टैंड किया है, किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की है, जब मैं हमेशा अकेला अपने को पाया है, यू आर द ओनली पर्सन जिन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया और मेरा साथ दिया। तो इतने सारे रीजन है मुझे आपको प्यार करने के। तो आई लव यू एंड आई थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। ये आप 5 टाइम्स बोलिए, इसमें हार्डली आपको 2 मिनट्स लगेंगे। और ये बोल करके आप आके सो जाइए विद दीज थॉट्स ओनली। आप सो जाइए, आप तो सो जाएंगे, आपका कॉन्शियस आराम करेगा, बट सब कॉन्शियस इसको बार बार रिपीट करेगा, आई लव शेफाली, आई लव शेफाली, आई ब्लेस शेफाली। आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, उठते ही सबसे पहले फिर मिरर लीजिए, उसमें जाके बोलिए शेफाली आई लव यू, शेफाली आई थैंक यू। ये 2 मिनट्स फिर मॉर्निंग में लगेंगे। 5 मिनट्स में आपका ये 2 एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर आप दिन भर अपना काम करिए। जब भी खाली आप बैठते हैं तो आप एक काम करिएगा कि अपनी 3 क्वालिटीज लिखने की आदत डालिए कि आपकी 3 क्वालिटीज क्या है जो आपको बहुत पसंद है। और ये आप ना, मैं कहती हूँ 90 डेज का चैलेंज लीजिए, 3 क्वालिटीज अपनी लिखिए और डेली अलग अलग। हो सकता है कि 3 दिन के बाद याद नहीं आए, क्योंकि दुनिया ने बहुत बताया है तुम में ये नहीं, तुम में ये नहीं। किसी ने ये नहीं बताया शेफाली यू आर वेरी ब्यूटीफुल, शेफाली आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, शेफाली आप बहुत अच्छा लिखते हो। अच्छा ही नहीं दिखाई है लोगों ने, बुराई दिखाई है हमारे अंदर। तो हमें अब खुद को खोजना है। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम सब एक जैसे, वी ऑल आर डिवाइन सोर्स, लेकिन हमें पता नहीं है। तो आपको जो क्वालिटीज अपने में चाहिए ना, वो भी लिख देना, क्योंकि फ्यू डेज के बाद ना एंड हो जाएगी क्वालिटी। अभी मैं कहूँ शेफाली नेगेटिव लिखो, एक पूरी डायरी तैयार करके दोगे अपने बारे में लेकिन अच्छा नहीं लिख पाएंगे हम, राइट? तो मेरा ये कहना, जो क्वालिटीज चाहते भी हो ना, वो भी कुछ डेज के बाद लिखना स्टार्ट कर देना, राइट? 2 टास्क अगर आप करते हो, और थर्ड मैं एक ऐड करती हूँ सेल्फ लव के लिए ही, कि दिन में एक अच्छा काम करना। अच्छा काम करने का मतलब किसी को अप्रिशिएट कर देना, किसी की जेन्युइन हेल्प कर देना। चैरिटी का मतलब नहीं होता हेल्प का मतलब। अगर किसी को पानी की जरूरत थी और वो प्यास, मतलब काम में बिजी है, आपके कलीग ही है, और वो बार बार प्यास लगी है बट ये करके जाऊंगा, आप उठिए एक गिलास पानी लाके उनको दे दीजिए और कहिए प्लीज आप ले लीजिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आपका टाइम पूरा हो रहा है और आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है। ये छोटे छोटे हेल्प ना आपको हाई वाइब्रेशन पे लेके जाए, और आप जिस वाइब्रेशन पे रहेंगे आप वही अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। और मैं हमेशा कहती हूँ, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार करना है ना, तो खुद से करिए पहले। और आप जिस वाइब खुद से प्यार करेंगे ना, तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। हम खुद से प्यार नहीं करते, बट चाहते दुनिया हमें प्यार करे। ये कभी नहीं हो सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है, जिस वाइब्रेशन पे नहीं है उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इफ यू वांट लव, इफ यू वांट सक्सेस, पहले आप उस वाइब्रेशन पे आना शुरू करें। तो अपने को मतलब वर्दी बनाने के लिए प्यार करिए पहले सबसे, खुद से। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच अलका दीदी। मोस्ट वेलकम। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं ये भी ऐड करनी चाहूंगी कि अपनी वीकनेसेस से भी प्यार करिए। ये नहीं कि वो भी कई बार हमारे एक उसको शैडो बोलते हैं,
तो कई बार जो हमारी कुछ कमियां होती हैं वो हमको बड़ी तंग करती हैं, हम सोचते रहते हैं मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है, उससे भी प्यार करिए। हाँ ठीक जी, है। कमल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट पे हैं। मनीष भाई प्लीज, मेरे से पहले हैंड रेज किया मनीष भाई ने। अरे जी नहीं नहीं, नहीं। आप करिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, वो मैम ने जो पूछा था उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने मोबाइल में जब सुबह से लेके रात तक सोने तक एक अलार्म लगा देता हूँ हर 1 घंटे का, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अवेयरनेस में लेके आ जाती है, थॉट्स कौन से चल रहे हैं, इमोशंस कौन से चल रहे हैं। तो वहां पे ये मुझे हेल्प करता है मोबाइल। तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू जी, चलिए थैंक फिर, यू फॉर सजेशन। थैंक यू। श्वेता दी और अलका दी, अगर आप परमिशन दे तो मैं एक मिनट का वो उस पे जो अभी दी आप बोल रहे थे ना सेल्फ लव के ऊपर, बिल्कुल उसका जी, बिल्कुल। एक डेमो कराना चाहता हूँ 10 सेकंड थैंक यू सो का। मच। सबके पास पेपर एंड पेंसिल है या हाँ, पेन या पेपर? मेरे पास तो है। हाँ, तो एक पेपर पे एक सर्किल लगाइए, आप सभी एक सर्किल लगाइए और उसमें ये देखो आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, वो लिखो आप। रिपीट करेंगे आप, आप क्या अपनी बोले आप? अपनी फैमिली में या किसी को भी जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो आप उसमें लिखिए। फिर एक दूसरा सर्कल लगाइए इसके बाहर, इस सर्कल के और सेकंड सर्कल के बीच में लिखिए जो नेक्स्ट नंबर पे आप। लगा दिया? जी। फिर तीसरा सर्कल लगाइए, फिर तीसरा सर्कल लगाइए और दूसरे और तीसरे सर्कल के बीच में जो थर्ड नंबर पे आते हैं उनका नाम लिखिए। देन ड्रा नेक्स्ट फोर्थ सर्कल, और थर्ड और फोर्थ के बीच में जो इस इन फोर्थ प्रायोरिटी पे जो व्यक्ति आपके लाइफ में आते हैं उनका नाम लिखिए। एंड देन फिफ्थ सर्कल ऑल्सो। अब फिफ्थ नंबर पे आपकी प्रायोरिटी में जो आपके लोग हैं, फोर्थ और फिफ्थ के सर्कल के बीच में आप उनका नाम लिख सकते हैं। सभी का हो गया? अब आप ये देखिए, आपने सबका नाम लिखा, आप अपना नाम कहाँ पर लिखा? कहीं पर भी नहीं। और सेकंड थिंग इसमें दूसरा ढूंढने का है कि अब कोई कई बार क्या करते हैं, हम अपना नाम नहीं लिखते, भगवान का नाम लिखते हैं। तो भगवान का और अपना नाम कहाँ पर? स्पिरिचुअलिटी, भगवान मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ, दोनों में से आप इस सभी सर्कल में देखें आप और डिविनिटी कहाँ पर है। तो जो दी बोल रहे थे अभी, श्वेता दी बोल रहे थे सेल्फ लव का, वो चीज यहाँ मिसिंग है इसमें। अगर वो सेल्फ लव को प्रायोरिटी है तो वो सबसे पहले आएगा, इनर सर्कल में आएगा। सो दिस इज द लाइव डेमो ऑफ सेल्फ लव। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने किसी वर्कशॉप में सीखा था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वैसे, ये एक आपको अवेयरनेस दिलाता है कि आप हमेशा जब किसी से प्यार करने की बात करते हैं तो अपने से बाहर का ही सोचते हैं, अंदर तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। आप हमेशा अपने बच्चों के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, माँ बाप के बारे में, उनकी तरफ आपका ध्यान चला जाता है। मुझे लगता नहीं कि अगर ये एक्सरसाइज
जब तक ये अवेयरनेस नहीं हो, कोई भी इसमें अपना नाम लिखता होगा। ट्रू दी, बिल्कुल सही इसमें कह एक रहे हैं। फाइन लाइन है। लोगों की प्रोग्रामिंग है ना दी, कि खुद से ज्यादा दूसरे को प्यार करो। जी बचपन में कभी किसी ने हम लोगों को नहीं सिखाया कि सबसे ज्यादा खुद से प्यार करो। भगवान से भी प्यार करना नहीं सिखाया, भगवान से डरना सिखाया गया हम लोगों को, जी कि डरो, हम्म कुछ गलत करोगी तो भगवान तुम्हें सजा देगा। हम्म भगवान ना सजा देता है ना पनिश, मतलब प्यार कहते हैं ना वरदान देता है ना सजा देता है। वो सिर्फ यस बोलते हैं हमारे हर थॉट पे, हमारे हर एक्शंस के लिए। नेगेटिव थॉट्स रखते हैं भगवान ये ना हो जाए, तो कहते हैं यस तथास्तु। तो मैं कहती हूँ कि हम लोगों की प्रोग्रामिंग है जिसे हमें चेंज करने का टाइम आ गया है। हम लोग बचपन से क्या करते हैं दी, बच्चे बोलते हैं ना, बच्चों से पूछते हैं बेटा किसको ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी को कि पापा को। बच्चा मम्मी बोला मम्मी खुश, पापा बोला पापा खुश, राइट। लेकिन हमें उस समय बच्चों को करेक्ट करना है कि नहीं, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार खुद से करना है, क्योंकि तुम खुदा की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज हो। जब तुम खुद से प्यार करोगे तभी दुनिया तुमसे प्यार करेगी, राइट। तो ये बिलीफ पे काम करना है हम लोगों को, तभी हम लोग अपने सेल्फ लव की तरफ जा पाएंगे कि नहीं, हम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है खुदा की बनाई हुई। जैसे थैंक यू वो दी। उदाहरण, एक बहुत अच्छा उदाहरण रहता ही है इसमें कि आप जब फ्लाइट में बैठते हैं तो पहले अपना मास्क लगाइए हाँ और हाँ, फिर बाद में बिल्कुल दी। दूसरे की मदद करने की कोशिश जी कीजिए। तो उससे श्योर। उससे भी ये बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि पहले जो, अगर आप दुनिया से एक्सेप्टेंस चाहते हैं तो खुद को एक्सेप्ट कीजिए, प्यार चाहते हैं तो पहले खुद को प्यार कीजिए। तो जैसे मेरे जैसे कभी कोई वीडियो बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने बोला कि पहले जाके मिरर के आगे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी आवाज को खुद पसंद करना शुरू कीजिए। अगर आपने खुद की अपनी आवाज पसंद नहीं करेगी तो दूसरे क्या पसंद करेंगे? कैसे करें, वेरी ट्रू दी, वेरी ट्रू। इसमें एक क्वेश्चन आता माइंड में, ये करने पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। जो एक्सरसाइज कराने का पर्पस था, इस एक माइंड में क्वेश्चन नेचुरल आएगा कि देयर इज फिर तो सेल्फिश हो गए हम। हाँ, सो देयर इज ए फाइन लाइन बिटवीन सेल्फिश एंड सेल्फ लव। ये तो क्वेश्चन अगर बहुत हम इस आता फाइन है, लाइन को बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर इस फाइन लाइन को हम जी समझ लें तो हम उसको फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। तो थैंक यू दी, थैंक यू। बस यही ऐड करना चाहता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। और आप सबने आज इतना योगदान दिया, मुझे सुना, मैंने बहुत सारी चीजें मैसअप भी की। थर्ड स्लाइड प्रेजेंटेशन आई शेयर करूं? थिंक आज के लिए पता नहीं, सबके समय के हिसाब से हो सकता है हम अच्छा, उसको फिर कभी और किसी और दिन कर श्योर लेते हैं। श्योर। जी, वो वैसे मैंने पहले समझा ही दिया कि मैं वही कहना चाह रही थी कि जो भी फीलिंग आए उसके साथ बैठिए और थोड़ा समय दीजिए और उसकी पावर कम हो जाती है उस प्रेजेंटेशन में। बस मैं यही कहना बिल्कुल, चाह रही थी। राइट। थैंक यू दी, थैंक लव यू, यू थैंक दी। यू सो मच। थैंक यू सो